गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को बतलाएंगे विद्यालयीकरण। विद्यालयीकरण होता क्या है, विद्यालयीकरण के अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे। हम आपको बताए थे विद्यालयीकरण के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे और उन सारे बिंदुओं को हम विस्तार से अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विद्यालयीकरण क्या है। विद्यालयीकरण का मतलब होता है विद्यालय तक पहुँच। विद्यालय तक पहुँच किसकी पहुँच? बच्चों की। किस लिए? पढ़ने के लिए, समाज में सरवाइव करने के लिए, अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए और विशेष गुणों को सीखने के लिए। हम देखेंगे आखिर कैसे, हाउ विद्यालय तक पहुंच को हम आखिर कैसे बढ़ा सकते हैं। वे कौन से बिंदु हैं, वे कौन से तत्व हैं जिनकी मदद से हम बालकों को विद्यालय तक पहुंच को नियमित कर सकते हैं और निरंतर कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान। इसके तहत भारत सरकार ने पुरजोर कोशिश की थी सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा लगाकर, सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा लगाकर। सर्व शिक्षा अभियान कब लाई गई थी? 2000 या 2001 में? आप सोच के बताइएगा हमें। दूसरा है सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था। सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था का मतलब होता है सभी जगह शिक्षा का विस्तार, चाहे वह गांव हो, शहर हो, मलिन बस्ती हो, सुदूर पर्वत हो, पहाड़ी इलाका हो। हमारी शिक्षा की पहुंच जहां तक नहीं पहुंची है वहां तक शिक्षा का विस्तार करना और बालकों को विद्यालय तक पहुंच को बढ़ाना। नेक्स्ट में देखेंगे प्रशिक्षित शिक्षक। प्रशिक्षित शिक्षक की मदद से, उनकी सहायता से हम बालकों को नियमित और निरंतर विद्यालय में बनाए रखेंगे। हम बालकों को नियमित एवं निरंतर विद्यालय में बनाए रखेंगे। इन सभी बिंदुओं को आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में मध्याह्न भोजन। इसके तहत हम देखेंगे कि मध्याह्न भोजन क्यों ज़रूरी है। उससे पहले एक प्रश्न उठता है कि बालक विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाना पसंद करते हैं, या फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, परिवार की क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हम गहराई से अध्ययन करेंगे, केस स्टडी करेंगे और हम बालकों तक पहुंचेंगे अपनी प्रशिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट में समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। सभी को मिलाकर शिक्षा प्रदान करना, या फिर वो प्रतिभाशाली बालक हो, सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक हो, या फिर एक ऐसा बालक जिसको विशेष आवश्यकता हो किस चीज़ में, पढ़ने में, लिखने में, समझने में, बोलने में तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं को अपने स्तर से समाधान करने में। उन्हें हम अलग करके शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसलिए समावेशी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक तौर पे कमज़ोर होते हैं, कुछ शारीरिक तौर पे कमज़ोर होते हैं, कुछ बौद्धिक तौर से कमज़ोर होते हैं, कुछ शैक्षिक स्तर से कमज़ोर होते हैं, तो कुछ मूक बधिर होते हैं। वैसे बालक जो निःशक्त हैं उनके लिए विशेष विद्यालय की स्थापना की गई है। उनको नियमित विद्यालय में हम नहीं रख सकते हैं, उनकी विद्यालय तक पहुंच विशेष विद्यालय में बनाए रखेंगे। समावेशी शिक्षा को आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा बताया है कि सभी बालक को मिलाकर एक साथ शिक्षा प्रदान करना। समावेशी स्कूल में, वो स्कूल में उस सारे बालक होंगे, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, विशिष्ट प्रतिभाशाली हो, या फिर वो बहुमुखी प्रतिभाशाली हो, या सामान्य बालक हो, या विशेष आवश्यकता वाले बालक, वैसे बालक जिन्हें विशेष आवश्यकता हो। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इसके तहत भारत सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान की थी। यह कब लाया गया था? इसी को अमेंडमेंट, इसको में सुधार करके इसको लाया गया था शिक्षा का अधिकार। ये 2009 में लाया गया था या 10 में? इसको सभी राज्यों ने कब स्वीकृति प्रदान की थी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद? ये कब पूर्णतः लागू हुआ था? आप हमें देखकर जरूर बताइएगा। शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। इसके तहत जो बालकों की आयु होती है वो क्या है बताइए आप लोग? 6 से 14 वर्ष है या फिर 5 से 10 वर्ष?
ये सही है या ये? राइट, ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग विद्यालय रिपोर्ट कार्ड। विद्यालय रिपोर्ट कार्ड किस काम में आता है विद्यालय तक पहुंच को बढ़ाने के लिए? आप लोग बताइए। विद्यालय रिपोर्ट कार्ड हमेशा हमें मदद करता है बच्चों की संपूर्ण क्रियाकलाप के बारे में, उनकी पढ़ाई से लेकर, उपस्थिति से लेकर, उनकी ज़रूरत से लेकर, उनकी रुचि से लेकर, सब कुछ। यह भी हम विद्यालय तक पहुंच को बढ़ाने में विद्यालय रिपोर्ट कार्ड बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है उड़ान। उड़ान क्या है? उड़ान किसके लिए लाया गया था? बालक के लिए या बालिकाओं के लिए? क्या ज़रूरत पड़ी उड़ान लाने के लिए? फीमेल्स स्टूडेंट एंड मेल बोथ। आप लोग बताइए उड़ान क्या है, क्यों लाया गया था, इसका क्या महत्व है, और विद्यालय तक पहुंच को बढ़ाने के लिए उड़ान कार्यक्रम कहाँ तक हमें मदद करता है। नेक्स्ट है साक्षर भारत। आप लोग पूछेंगे मैम विद्यालय तक पहुंच को बढ़ाने के लिए इन सभी कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है, जैसे कि उड़ान, साक्षर भारत, विद्यालय रिपोर्ट कार्ड, ये सब की क्या ज़रूरत है? बताइए, आप लोग सोचिए। उड़ान हमें महिलाओं की, जो बालिकाएं हैं, उनके विभिन्न समस्याओं को समझने एवं उस पर प्रकाश देने तथा उन्हें समझाने के लिए बना हुआ है। बच्चे के, बालिकाओं के मनोभाव को समझेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है उसको समझेंगे, उनके घर के परेशानियों को समझेंगे, उनके वो सारे समस्याओं जो किसी से बोल नहीं पाती है अपने शिक्षिकाओं से शेयर करेंगी, और इसके तहत उनके नियमितता को बनाए रखेंगे विद्यालय में, ताकि वो विद्यालय आना नहीं छोड़े। अक्सर हम देखते हैं क्लास 5 के बाद, 6 के बाद, 6, 7, 8 के बाद बालिकाएं ज़्यादातर छोड़ देती हैं विद्यालय। उसके पीछे रीजंस क्या हैं वो हम ज़्यादातर यहाँ जानने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के तहत। उड़ान। साक्षर भारत, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए, इसके विभिन्न उद्देश्य हैं जिसको पूरा करना हम शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और विद्यालय तक पहुँच को बनाए रखना हमारी महत्वपूर्ण दायित्व है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इन सभी पॉइंट में सर्व शिक्षा अभियान, सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित शिक्षक, मध्याह्न भोजन, समावेशी शिक्षा, शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, विद्यालय कार्ड रिपोर्ट, उड़ान, साक्षर भारत, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये दोनों खासकर फीमेल्स के लिए है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा भी दोनों के लिए, लेकिन स्पेशली ये दोनों खासकर फीमेल्स के लिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है, ये भी विद्यालय तक पहुंच को बनाए रखने में मदद करता है हमें, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बालिकाओं की आवश्यकता अनुकूल प्रदान किया जाता है, जहाँ बालक का नामांकन बिल्कुल नहीं होता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। हम नेक्स्ट देखेंगे विद्यालयीकरण। विद्यालयीकरण क्या होता है, ये आवश्यकता क्यों है, विद्यालय संगठन का आवश्यकता क्यों है, संगठन होता क्या है, विद्यालय संगठन क्या होता है, बताइए आप लोग। इसका परिभाषा भी होगा, परंतु मेरे दृष्टिकोण से जहाँ तक हमें समझ में आया है, जहाँ तक हमारा अनुभव कहता है, ये किताब से हटकर बता रही हूँ मैं अपना तात्पर्य विद्यालय संगठन के बारे में, कि समाज के बुद्धिजीवों का एक ऐसा संगठन, समाज के बुद्धिजीवों का एक ऐसा संगठन जो विद्यालयीकरण के लिए बना हुआ हो या उस उद्देश्य बनाया गया हो। समाज के बुद्धिजीवों का एक ऐसा संगठन जो विद्यालयीकरण के उद्देश्यों को निर्माण करने के लिए, निश्चित उद्देश्यों को निर्माण करने के लिए बना हो। इसके तहत देखेंगे कि विद्यालय संगठन समुचित हो। विद्यालयीकरण के अंतर्गत जो विद्यालय संगठन है वो कैसा होना चाहिए, समुचित होना चाहिए। विद्यालय संगठन कैसा होना चाहिए, समुचित। नेक्स्ट में देखेंगे जो विद्यालय की व्यवस्था है वो बिल्कुल सुसंगठित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सुसंगठित होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे जिसका उद्देश्य, विद्यालयीकरण का उद्देश्य पूर्व निश्चित होना चाहिए। विद्यालयीकरण का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, पूर्व निश्चित।
इसका उद्देश्य पहले ही निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं कि विद्यालय बन गया, सब चीज हो गया, उसके बाद उद्देश्यों का, किस उद्देश्य से विद्यालय का स्थापना किया गया है, किस उद्देश्य से विद्यालयीकरण किया जा रहा है, वो पूर्व निश्चित होना चाहिए। उसके तहत क्या क्या होगा, निश्चित नियम, एक निश्चित नियम जिसका पालन करना सभी का दायित्व है और उसको पालन करने के लिए सभी प्रतिबद्ध होंगे। समय सारणी, टाइम टेबल, जिसके आधार पर हमें औपचारिक शिक्षा दी जाती है, जैसे आने का, जाने का, लंच ब्रेक, 1 घंटे कितना समय का होगा, दूसरा घंटे कितना समय का होगा, सोमवार से शनिवार तक कौन कौन क्लासेस, किस किस विषय को किस किस दिन पढ़ाया जाएगा, किस दिन गेम होगा, किस पीरियड में मनोरंजन होगा, किस पीरियड में खेल होगा, किस पीरियड में खेल प्रतियोगिता होगी, किस पीरियड में गणित पढ़ाया जाएगा, कब मैथ पढ़ाया जाएगा, कब हिंदी पढ़ाया जाएगा, कब साइंस पढ़ाया जाएगा। विषय के कठिनाई के आधार पर सोमवार से शनिवार तक समय सारणी बनाया जाता है। इसमें वातावरण को भी हम लोग लेते हैं और विशेष क्षेत्र को भी निर्धारित करते हैं, किस क्षेत्र में कौन सा मौसम कब आता है और कौन से लोग किस क्षेत्र में कितना अधिक बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। क्योंकि इंडिया जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर ग्रामीण लोग जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो उनके अभिभावक, वो सारे लोग कृषि कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। उसको भी आधार मान करके हम काम करते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हम प्रशिक्षित शिक्षक। एक प्रशिक्षित शिक्षक की अति आवश्यकता है विद्यालयीकरण को आगे बढ़ाने में, क्योंकि अगर शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। उनके पास मेथड रहता है, मेथडोलॉजी रहता है जो बालक एवं बालिकाओं को का जो बालक चल नहीं रहा है, जो बालक एवं बालिकाओं का समझ, इसमें तो निश्चित नियम, समय सारणी, प्रशिक्षित शिक्षक जो विद्यार्थियों के रुचि को समझ पाए, जो विद्यार्थियों के रुचि को समझ पाए, अभिरुचि को समझ पाए, अभिरुचि को समझ पाए। इसके अलावे उनके मनोभाव, उनकी योग्यता, अभियोग्यता आदि को परख पाए, उसी पर आधारित परख पाए, वही प्रशिक्षित शिक्षक हैं। जो नहीं परख पाएगा वो प्रशिक्षित शिक्षक होने के बावजूद भी क्या कह सकते हैं हम लोग। फिर मूल्यांकन की निश्चित विधियां होनी चाहिए, निश्चित निर्धारित विधियां, तथा एक ऐसा पाठ्यक्रम जो छात्रों को आत्मनिर्भर बना सके। विद्यालयीकरण हम देखें, इसका मीनिंग देखिए, विद्यालयीकरण का तात्पर्य विद्यालय तक पहुंच होता है। इसको विद्यालय तक पहुंच को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को हम देखेंगे गहराई से और अच्छे से विश्लेषण करेंगे कैसे हमको काम आता है। दूसरे में देखेंगे विद्यालयीकरण क्या है, एक संगठित समुचित व्यवस्था है तथा जिसकी जो व्यवस्था बिल्कुल सुसंगठित हो, समुचित हो तथा जिसका उद्देश्य पूर्व निश्चित हो, जैसे निश्चित नियम, समय सारणी, प्रशिक्षित शिक्षक, मूल्यांकन की निश्चित विधियां तथा एक ऐसा पाठ्यक्रम जो छात्रों को आत्मनिर्भर बना सके। स्टूडेंट्स, मैंने आपको विद्यालयीकरण तथा विद्यालय तक पहुंच, ये आपको एक परिचय मैंने दिया है। इसके आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर को, इसका सब हेडिंग जो है वो मैं आगे बढ़ाऊंगी। मतलब यूनिट 2 का जो मैंने पढ़ाया, ये सब यूनिट आगे बढ़ रहा है। और एक सवाल है मेरे पास में जो आपको उसका जवाब देना है, वो ये है कि क्या हमारी पाठ्यक्रम हम सभी को ऐसा बनाएगा जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, या हम सभी को ऐसा बनाएगा जिसके लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। अर्थात क्या हमारी पाठ्यक्रम हमें बेरोजगार के लिए बना है? क्या हमारा पाठ्यक्रम हमें बेरोजगार बनाने के लिए बनाया गया है, या फिर हमारे शिक्षक के अवगुणों से, हमारे अनियमितताओं से, हमारी अनुशासनहीनता से
हम खुद ही बेरोजगार होते जा रहे हैं? इस प्रश्न का जवाब आप खुद में दीजिएगा और हमें बताइएगा। थैंक यू।